Good morning, dear students. In today's 12th business studies, we will discuss about the differences between the functional structure and the divisional structure. In our last video, we have already discussed about the formation or organizational structure of functional and the divisional cases. यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या था, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या था, इनके बारे में डिस्कशन तो अपन अपने पिछले वीडियो में कर चुके। अब यहां पर इस वीडियो में अपन छोटा सा काम करने जा रहे हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस यानी कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस की बेसिस पर अपने से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेश्चंस अपन यहां कवर करते हैं। यहां कुछ एक पॉइंट्स लिखे हैं। पहला लिखा है फॉर्मेशन। जब बात की जाए फॉर्मेशन की तो अपन कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं? एक्टिविटीज विच आर सेम इन द नेचर आर ग्रुप्ड टुगेदर एंड पुट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपन ने जो बनाए हैं वो एक्टिविटीज के बेसिस पर बनाए हैं, और वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज के लिए जो डिपार्टमेंट बना, दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस। जैसे अगर मैं कहूं वाउचिंग का काम कौन करेगा? ऑफ कोर्स अकाउंटिंग डिपार्टमेंट करेगा ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि कंज्यूमर को इंसिस्ट करने का काम, इंड्यूस करने का काम कौन करेगा? सेल्स डिपार्टमेंट करेगा। अच्छा, सेल्स को प्रमोट करने का काम कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो ये जो अपन ने काम बताए, दीज आर द फंक्शंस, दीज आर द फंक्शंस। और फॉर्मेशन अगर फंक्शन के बेसिस पर हो तो उसे क्या कहा जाएगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहा जाएगा। लेकिन अगर डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन अपने पास में अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। जब अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस होती हैं तो यहां पर अपन कहेंगे बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइंस सपोर्टेड बाय फंक्शनल स्ट्रक्चर। हर एक प्रोडक्ट लाइन का खुद का फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। अपन ने कहा था कि मान लीजिए कि मैं ही हूं और 3 बिजनेस लाइन में काम करता हूं, तो तीनों बिजनेस लाइन के लिए अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट्स मुझे बनाने पड़ेंगे। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि हर एक डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए अगला अपना पॉइंट यही आएगा। देखिएगा, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपन इसके बारे में बात करेंगे कि भाई जब अपने को किसी एक डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना होता है तो हमें उसके सेपरेट डिपार्टमेंट चाहिए। उसके बारे में बात करते हैं थर्ड पॉइंट में। पहले बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो स्पेशलाइजेशन में अपने यहां पर जब एक्टिविटीज को फंक्शन के बेसिस पर बांटा है तो यहां पर स्पेशलाइजेशन भी क्या होगा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा। क्या होगा? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता क्या है? If a department or if the people are performing the same kind of job in the repetitive manner, it means the skill of performing that job will increase. उनका उस काम को करने की जो स्किल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी? डेवलप होने लगेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से यहां पर देखा जाए तो डिविजनल स्ट्रक्चर अपन ने यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को बांटा था प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर। तो अल्टीमेटली हर एक प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर उनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। तो फंक्शन तो है ही है, लेकिन यहां पर क्योंकि हर एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट पर फोकस किया जाता है तो यहां पर अपन कहेंगे इट विल ऑफर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। थर्ड पॉइंट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब। अब अपन कहें जिसको जो काम दिया जाए वो अपना काम करे। तो भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन गोल अचीव करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन गोल अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को साथ काम करना होता है, बट ईच डिपार्टमेंट हैज देयर ओन इंटरेस्ट। अब हर एक डिपार्टमेंट के खुद के इंटरेस्ट भी फुलफिल करने होते हैं। अब अपन कहते हैं कि अकाउंट डिपार्टमेंट अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, मार्केटिंग अपने बारे में सोचेगा, स्टोर अपने बारे में सोचेगा, फाइनेंस अपने बारे में सोचेगा, डिस्पैच अपने बारे में सोचेगा। अब कहीं पर भी अगर किसी भी कंडीशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाता, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? विच फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेल्योर? वी कैन नॉट फिक्स इट। हम ये नहीं पता लगा सकते। लेकिन अगर यही चीज यहां पर हो, डिविजनल स्ट्रक्चर में हो, तो अपन कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द हैंड्स ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन आ गया? जो डिविजनल मैनेजर है,
मैं रेक्टिफाई कर दूं अपने आप को, डिविजनल मैनेजर के हैंड्स में वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई करेंगी। किसके हाथ में रहेंगी? डिविजनल मैनेजर के हाथ में रहेंगी। ही हैज अ राइट टू गिव द कमांड, ही हैज राइट टू डायरेक्ट दियर टीम्स। अब अपनी पूरी टीम को डायरेक्शन देने का, कमांड देने का राइट किसके पास है? डिविजनल मैनेजर के पास है। इन दिस केस इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गेटिंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव, देन the top level management may fix his responsibility that you are the responsible person because we are expecting that much target but due to your non performance we could not achieve. अगला अपन बात करते हैं मैनेजरियल डेवलपमेंट। अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाती है तो अपन कहते हैं इन दिस केस फंक्शनल मैनेजर्स लाइक परचेज मैनेजर, स्टोर मैनेजर, अकाउंट मैनेजर्स, दे हैव द लिमिटेड नॉलेज। दे हैव लिमिटेड नॉलेज, इट डजंट मीन बहुत थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कहा मैंने। दे हैव द नॉलेज रिगार्डिंग देयर ओन फंक्शंस। दे आर द स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट हैं लेकिन किस में है? अपनी खुद की फील्ड में है। दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट अदर फील्ड्स, अदर फील्ड्स का नॉलेज उन्हें नहीं हो सकता। दिस इज व्हाई दे हैव लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मैनेजरियल डेवलपमेंट। वो हमेशा अपना ही काम करते रह जाएंगे, उन्हें मूवमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर डिविजनल मैनेजर्स के बारे में बात की जाए तो अपन ये कहते हैं भैया ये तो हेड करते हैं, लीड करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। देन दे मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग each and all activities which are to be performed in the organization. इनको तो हर एक एक्टिविटी का नॉलेज होना चाहिए। एंड दे आर इन द रेगुलर प्रैक्टिस, वो रेगुलर प्रैक्टिस में भी हैं। दिस इज व्हाई दे हैव वास्ट अपॉर्चुनिटीज और वास्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ मैनेजरियल डेवलपमेंट। अगला पॉइंट आता है अपने पास में फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर शिफ्टिंग के बारे में बात की जाए, एक डिपार्टमेंट से बंदे को दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर के जाना, इट इज लेस फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव लिमिटेड नॉलेज रिगार्डिंग देयर ओन फंक्शन। They are not much familiar with the other activities, but in this case the divisional managers are familiar, though they are already leading the entire functional structure. This is why they are much familiar with the other activities of the organization too. This is why it is more flexible. अगर अपन बात करते हैं कॉस्ट की तो अपन कहते हैं कि यहाँ फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता, इसका मतलब हर एक एक्टिविटी को एक डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया। जब हैंडओवर कर दिया गया तो ड्यू टू नॉन रिपीटेंस ऑफ एक्टिविटी दिस स्ट्रक्चर इज इकोनॉमिकल। But in the each division as they have their own functional structure, it will lead duplicacy of the activity or duplication in the performance of the activities. This is why it become costlier. ये आपके लिए कॉस्टलियर हो जाएगा। जब ये कॉस्टलियर होगा इसका मतलब ये हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा। अगला है सूटेबिलिटी। जब बात करते हैं अपन फंक्शनल स्ट्रक्चर की, इट इज मोस्ट सूटेबल फॉर द बिजनेसेस विच डील इन द सिंगल प्रोडक्ट लाइन। जो सिंगल प्रोडक्ट लाइन में डील करते हो उनके लिए सूटेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। और जो मल्टीपल बिजनेस लाइन में डील करते हो, द ऑर्गेनाइजेशंस विच डील्स विद द मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस, they will opt divisional structure। एक बार के लिए आप ये देख लें, it is very much important for examination point of view। अब यहां पर अपने से स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट भी करवा सकता है, मीनिंग भी पूछ सकता है और इनके मेरिट्स डिमेरिट्स भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको कवर करने के बाद में अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलेंगे तब मिलेंगे अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू।